डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम लोग बेसिकली डिराइव करने वाले हैं एक रिलेशन। तो वो रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेरेंस का हम लोग डिराइव करेंगे। सो बेसिकली आज की जो डेरिवेशन है वो किस बारे में है? इट इज़ अ डेरिवेशन अबाउट रिलेशन ऑफ द पाथ डिफरेंस विद द फ्रिंजेस। फ्रिंजेस का जो फ्रिंज विड्थ होता है, फ्रिंजेस कौन कौन सी पोजीशन पे बनती हैं, ब्राइट बैंड स्क्रीन पे कहाँ बनता है, डार्क बैंड स्क्रीन पे कहाँ बनता है, तो उसका रिलेशन जो है हम लोग निकालने वाले हैं बेसिकली आज, ठीक है, इंटरफेरेंस में। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस विद द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस का रिलेशन हम लोग जो है आज कैलकुलेट करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसे हम देख लेते हैं। ओके, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं हम लोग बेसिकली। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक कार्डबोर्ड है जिसमें हम लोगों ने ब्लेड से बहुत ही थिन से दो स्लिट्स बना दिए हैं। ठीक है, दो स्लिट्स बना दिए, आप लोग देख सकते हैं दो स्लिट्स हैं। तो इन स्लिट्स का जो मैं नाम है बेसिकली वो रख देता हूँ S1 एंड S2। ठीक है, और दूर कहीं जाकर जो है हमारी एक स्क्रीन है उसका नाम बेसिकली मैं रख देता हूँ S। ठीक है, अभी ये जो स्लिट्स हैं इनमें से बेसिकली लाइट रेज निकलेंगी और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगी। तो हम एक रैंडम पॉइंट P कंसिडर करते हैं, वहां पर जाने वाली दो जो रेज हैं उनको देखते हैं। लाइट रेज तो बेसिकली हर डायरेक्शन में जाने वाली हैं, लेकिन उधर भी तो कुछ जाएंगी ना, तो उस पॉइंट P पर भी कुछ जाएंगी, उस रैंडम पॉइंट P पर। तो हम उन रेज की बात करते हैं। ठीक है, अगर P वुड बी एनी पॉइंट, P कहीं भी हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक जनरल डेरिवेशन डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब जनरल एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो हर जगह के हर पॉइंट पे जो स्क्रीन पे कहीं पे भी पॉइंट होगा, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, वो हर जगह पे अप्लाई करेगा। तो पॉइंट P पर हमें कंडीशंस ऑब्टेन करनी है कि भाई किस कंडीशन में वहाँ पे ब्राइट बन सकता है और किस कंडीशन में वहाँ पे डार्क बन सकता है। हम लोग जो है बेसिकली वो चीज डिराइव करने वाले हैं। अच्छा, जो गैप है बेसिकली यहाँ पर, वो गैप उसका भी एक नाम रख देते हैं, तो उसे मैं कह देता हूँ कैपिटल D। तो दैट इज अ गैप, ठीक है, ये कैपिटल D है। अच्छा, जो स्लिट्स हैं इनके बीच में भी तो कुछ गैप है ना, तो इस गैप का नाम मैं रख देता हूँ D। ठीक है, तो एक सेकंड में इसका नाम रख रहा हूँ स्मॉल d। ये हो गया गैप बिटवीन द टू स्लिट्स। ठीक है, और बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज कैपिटल D। ये बात जरा याद रखिए। और वैसे ही बेसिकली यहाँ से मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, जो मेरे स्लिट को जो है हाफ में, मतलब स्लिट के डिस्टेंस को हाफ में बांट दे रही है। तो ये आधा डिस्टेंस है, ये आधा डिस्टेंस है, समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली इस तरीके से है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, बेसिकली इस पॉइंट को मैं नाम O दे देता हूँ, जिसे हम ओरिजिन कहेंगे स्क्रीन का। और यहाँ से ही उस पॉइंट P का जो डिस्टेंस P है उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो बेसिकली ये हो गया डिस्टेंस टू P एंड विच इज x, विच इज अ वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल है, तो हम इसे मेजर करेंगे। ये वेरिएबल है ना, ये कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट तो ये है और ये फिक्स वैल्यूज है। ये तो एक्सपेरिमेंट जब बनाना शुरू किया आपने तभी फिक्स कर दिया, बट ये फिक्स नहीं, क्योंकि आप कहीं पे भी देख सकते हैं। अरे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपसे एक सवाल पूछता है कि भाई देखो, मैंने यहाँ पे स्लिट्स रखी हुई हैं और उनके बीच में गैप ये है, और जो है बेसिकली स्क्रीन यहाँ रखी हुई है, उनके बीच में गैप ये है। तो बेसिकली अब कहाँ पर कितनी दूरी पर सेंटर से ब्राइट बैंड बन रहे होंगे और डार्क बैंड बन रहे होंगे, या फिर डायरेक्टली वो पूछेगा सेकेंड ब्राइट बैंड कहाँ पे बन रहा होगा, तो ये दूरी बताओ, है ना। फर्स्ट डार्क बैंड कहाँ बन रहा होगा, तो ये दूरी बताओ, है ना। तो भैया फर्स्ट ब्राइट बैंड कहाँ बन रहा होगा, फर्स्ट डार्क बैंड कहाँ बन रहा होगा, सेकेंड ब्राइट बैंड कहाँ बन रहा होगा, सेकेंड डार्क बैंड कहाँ बन रहा होगा, ये बताओ। तो बेसिकली जिसमें मैंने प्राइम लगा दिया समझ लो वो डार्क वाले, है ना। जिसमें प्राइम नहीं लगाया, प्राइम या डैश नहीं लगाया है, तो बेसिकली वो ब्राइट वाले हैं। ठीक है, तो ब्राइट एंड डार्क, तो ये ब्राइट के लिए हो गया, ये डार्क के लिए हो गया, समझ लो। तो ये हमें निकालना है कि भाई कौन कौन सी पोजीशन पे बन रहा है। ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो अब उसके लिए क्या करना होगा ना, ध्यान दीजिए। देखिए, अब लॉजिक सोचिए इस चीज का क्या है। बाय द वे ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDS शॉर्ट में। ठीक है, तो YDS कहेंगे इसे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग ने जो किया था, थॉमस यंग ने जो किया था, ठीक है, उसे वो ही हम देख रहे हैं। तो अब बेसिकली हम करने क्या हुआ, लॉजिक क्या है यहाँ पे, लॉजिक क्या है? तो लॉजिक कुछ ऐसा है कि देखिए, यहाँ से कुछ तो लाइट रेज निकली, तो एक क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ करके ऐसे करके बन गया।
ठीक है। और वैसे ही यहाँ से भी कुछ तो लाइट रेज निकलेगी, तो यहाँ से भी बनेगा लेट्स से क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, है ना, ऐसा बन गया। तो अगर ऐसे करके कुछ बन जाता है फिगर, तो आपको मालूम है कि बेसिकली क्या होने वाला है कि वहां पर आपको यहाँ तो दिख रहा है कि भाई पॉइंट पी जो है वो डार्क होने वाला है, डार्क होने वाला है ना, क्योंकि देखिए ना पहली वाली जो लाइट है उसका यहाँ पे ट्रफ आ रहा है, और बेसिकली दूसरी वाली का जो है वहां पे वो क्रेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो दूसरी वाली जो लाइट है उसका क्रेस्ट आ रहा है। तो बेसिकली ये जो है एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने वाले, एक दूसरे को उस पॉइंट पी पर डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, तो वहां पे डार्क आना है। तो भाई अगर ध्यान से सोचा जाए तो यहाँ पर पाथ लेंथ कितनी है, पाथ लेंथ लंबाई कितनी है, भले वो 10 सेंटीमीटर हो, और वैसे यहाँ पे जो लंबाई कितनी 12 सेंटीमीटर हो, अरे लेकिन वेवलेंथ के टर्म्स में भी तो हम कह सकते हैं ना, वेवलेंथ के टर्म्स में भी कह सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर 3 वेवलेंथ हैं और यहाँ पे 3.5 वेवलेंथ है। तो जब 3 वेवलेंथ होंगी तो 3 और 3.5 वेवलेंथ होंगी, तो पाथ डिफरेंस आधे लैम्डा का होगा, पाथ डिफरेंस जो है आधे लैम्डा के बराबर होगा। अरे लैम्डा भी तो भाई डिस्टेंस ही है ना, सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा कि यहाँ पे 3 वेवलेंथ हैं और यहाँ पे 3.5 वेवलेंथ हैं, तो आधे वेवलेंथ का फर्क है, और आधे वेवलेंथ का जो फर्क है बेसिकली उसी की वजह से यहाँ पे डार्क आ रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता, अगर यहाँ पे सपोज ऐसा कुछ हो जाता कि एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ऐसा होता कि क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट इस तरीके से आ गया, और यहाँ पे आ जाता क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, इस तरीके से आ जाता। तो बेसिकली अगर इस तरीके से सिचुएशन हो जाती तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 वेवलेंथ हैं, राइट, वहां पे 4 हैं, और यहाँ पर जो है 5 वेवलेंथ है, वहां पे 4 हैं, यहाँ पर 5 है। तो बेसिकली एक वेवलेंथ का फर्क हो जाता, और जब एक वेवलेंथ का फर्क हो गया तो वो तो कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि साथ में ही बेसिकली दोनों का क्रेस्ट गिर रहा है ना, या साथ में ही दोनों का ट्रफ गिरेगा, जो भी होगा साथ में होगा। तो बेसिकली ये दोनों मिलकर ब्राइट पॉइंट ही बनाएंगे वहां पे। तो आप देख रहे हैं कि कोई फर्क ना हो, अगर 4 और 4 वेवलेंथ, तो जैसे कि सेंटर पॉइंट पे होगा, सेंटर पॉइंट पे अगर आप यहाँ की रेज देखते हैं, एक रे ये और एक रे यहाँ पे देखते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा ना, सेंटर में बेसिकली सेंटर में अगर आप देखेंगे तो आपको जो है ब्राइट पॉइंट ही मिलेगा, क्योंकि इक्वल पाथ ट्रेवल करेंगी यहाँ पे से, और यहाँ पे से जाने वाली रेज है ना इक्वल पाथ ट्रेवल करेंगी। तो बेसिकली अगर कोई वेवलेंथ में फर्क ना हो, 0 वेवलेंथ का फर्क हो, यानी कि फर्क ही ना हो, या 1 वेवलेंथ का फर्क हो, या 2 वेवलेंथ का फर्क हो, या 4 वेवलेंथ का फर्क हो, या 5 वेवलेंथ का फर्क हो, या 1 करोड़ वेवलेंथ का फर्क हो, तो बेसिकली आपको वहां पे ब्राइट मिलने वाला है। डार्क किस सिचुएशन में मिलेगा, तो जिस सिचुएशन में बेसिकली आप आधे वेवलेंथ का फर्क आ जाए, कहीं ना कहीं तो आएगा आधे वेवलेंथ का फर्क, तो बेसिकली आधे वेवलेंथ का फर्क आ जाए, 1 वेवलेंथ का फर्क आ जाए, 2 वेवलेंथ का फर्क आ जाए, है ना, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाने में बेसिकली दोनों ने इक्वल लेंथ कवर किया, तो हो सकता है कि 3 वेवलेंथ इसकी 3 वेवलेंथ उसकी मिलके वहां पर ब्राइट आ जाए। वैसे ही थोड़ा सा अगर उससे साइड में हटते हैं और इस पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ पे कहीं पे जाते हैं, तो बेसिकली हो सकता है कि इसकी 3 वेवलेंथ हो और इसकी 3.5 वेवलेंथ हो, तो भाई यहाँ पे डार्क मिल जाएगा। तो देखिए ये पॉइंट ब्राइट आ गया, ये पॉइंट डार्क आ गया। अच्छा अब उसके आगे थोड़ा चले जाएंगे, इस पॉइंट पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे जहाँ पे हम पहले ही गए थे, यहाँ पे चले जाएंगे, तो बेसिकली इस पॉइंट पर जो है इसकी 4 वेवलेंथ आ गई, सॉरी इसकी 3 वेवलेंथ आ गई लेट से, और इसकी 4 वेवलेंथ आ गई, तो यहाँ पे 1 वेवलेंथ का फर्क आ जाएगा। तो 1 वेवलेंथ के फर्क से आपको जो है फिर से ब्राइट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ब्राइट डार्क ब्राइट, फिर उसके आगे और आगे चले जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि एक बंदे की 4 वेवलेंथ हो, दूसरे की हो सकता है कि कुछ मतलब 4.5 वेवलेंथ हो, तो 1.5 वेवलेंथ का फर्क आ जाएगा, फिर से डार्क बन जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब सॉरी एक की 4 हो दूसरे की 5.5 हो, तो ऐसे करके आपको फिर से डार्क मिल जाएगा। तो ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स इसी तरीके से बनते हैं, ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स इसी तरीके से बनते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम कैसे करके ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बना सकते हैं स्क्रीन पे। तो फर्क वेवलेंथ का ही तो है ना, बेसिकली फर्क जो है वो वेवलेंथ का ही तो है, तो हमें वही तो निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो बेसिकली देखिए सुनिए, मैं क्या करता हूँ ना कि एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से बनाता हूँ। मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। अभी परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से अप्रोक्सीमेटली ये और ये इक्वल हो गए, अप्रोक्सीमेटली ये और ये इक्वल हो गए, हालांकि ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं हुए हैं, प्लीज एक बात समझिए, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेसिकली उस हिसाब से ये 90 का एंगल है और ये हाइपोटेन्यूस है, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, और हाइपोटेन्यूस हमेशा दूसरी साइड से बड़ी ही रहती है, किसी भी साइड से बड़ी ही रहती है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इस साइड से भी बड़ी ही रहती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली
ये और ये इक्वल हो चुके हैं। इस बात को जरा समझिए कि ये दोनों साइड्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर ये साइड्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इनमें सेम नंबर ऑफ वेवलेंथ फिट बैठने वाली है। तो इसमें अगर 10 बैठी है तो इसमें भी 10 बैठेगी। तो बची क्या, एक्स्ट्रा पार्ट ये बच गया, ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, आधी वेवलेंथ एक्स्ट्रा आ गई। तो भैया वो पॉइंट कैसा होगा, डार्क होगा। अरे डार्क होगा ना, क्योंकि ये 10 वेवलेंथ है और ये 10.5 वेवलेंथ है। अरे S1 से निकल के वहां पहुंची 10 वेवलेंथ और S2 से निकल के वहां पहुंची 10.5 वेवलेंथ। तो भाई जाहिर सी बात है कि वहां पे डार्क आने वाला है ना, वहां पे डार्क आने वाला है। तो भाई ये आधा जो वेवलेंथ एक्स्ट्रा आया ना वो इसी में आया ना। अरे तो यही तो पाथ डिफरेंस है। तो अगर मैं इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिलेगा तो यही ना। अरे अगर मैं इसमें और इसमें अगर सब्ट्रैक्शन करूं, यानी कि मैं S2P माइनस S1P करूं, तो भैया मुझे ये मिलेगा। और इसमें बैठा अगर आधा वेवलेंथ तो भैया यहाँ पे होगा डार्क। अगर इसमें बैठ जाए पूरा वेवलेंथ तो होगा ब्राइट। इसमें बैठ जाए 2 पूरा वेवलेंथ तो फिर से ब्राइट। इसमें बैठ जाए 1.5 वेवलेंथ तो डार्क, है ना, समझ रहे हैं। अब बोलेंगे सर इतनी सी जगह में बार बार आप अलग अलग चीज कैसे बिठाते रहो। अरे ऐसा नहीं है, अलग अलग एंगल की बात कर रहा हूँ। तो सपोज कि अगर ऐसा हो जाता है कि आप पॉइंट यहाँ कहीं चुन लेते हैं, अरे अगर स्क्रीन इतनी लंबी है और पॉइंट यहाँ कहीं चुनते हैं तो वहां जाएंगे तो भाई वहां पे बनाएंगे ना, फिर आप वहां पे बनाएंगे ना परपेंडिकुलर। जब वहां बनाएंगे तो ज्यादा वेवलेंथ फिट बैठ सकती है, 2 वेवलेंथ फिट बैठ सकती है, 2.5 वेवलेंथ फिट बैठ सकती है, 3 वेवलेंथ फिट बैठ सकती है। तो अलग अलग पॉइंट के हिसाब से जो चीजें हैं वो होंगी। तो कहने का मतलब तो बस वही रहा ना कि जो भी हो रहा है वो सब कुछ इस एक्स्ट्रा पार्ट की वजह से हो रहा है। एक्स्ट्रा पार्ट, क्योंकि बाकी का पार्ट तो सेम ही है। प्लीज माइंड दैट, मैं फिर से बता दूं कि ये और ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, बट उतना चलता है, उतना चलता है। ठीक है, उतना चलता है। तो हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट यही इसी के अंदर वेवलेंथ फिट बैठाना है। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि S2P माइनस S1P में अगर n टाइम्स वेवलेंथ बैठ जाए, मतलब या तो 0 वेवलेंथ बैठे, जैसा कि सेंटर में हो रहा था कि कोई वेवलेंथ ही नहीं बैठेगी, इक्वल रहेगा ना एग्जैक्टली, ये दोनों तो एग्जैक्टली इक्वल रहेगा। तो बेसिकली कोई वेवलेंथ ना फिट बैठे तो फिर जो है आपको बेसिकली ये मिल जाएगा, मतलब यानी कि ब्राइट मिल जाएगा। या 1 वेवलेंथ बैठ जाए, 1 वेवलेंथ फिट बैठ जाए तो ब्राइट मिल जाएगा, 2 वेवलेंथ फिट बैठ जाए तो ब्राइट मिल जाएगा, 3 वेवलेंथ फिट बैठ जाए तो ब्राइट मिल जाएगा। तो बेसिकली तब जाके आपको जो है ब्राइट मिलता है। तो ब्राइट के लिए कंडीशन सुनिए कि S2P माइनस S1P का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों की लंबाई में जो फर्क है ना, वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। वैसे ही डार्क का अगर आप निकालना चाहें तो S2P माइनस S1P जो है वो होना चाहिए कितना, मतलब आधा वेवलेंथ, है ना, आधा वेवलेंथ या फिर 1.5 वेवलेंथ, 3.5 वेवलेंथ, है ना, इस तरीके से 2.5 वेवलेंथ ये होना चाहिए। तो अब उसको हम कैसे बनाएंगे, अब उसको हम कैसे लिखेंगे। एक बच्चे ने मुझसे कहा था सर n लैम्डा बाई 2 लिख दो। ये गलत है, ये तरीका गलत है। सुनिए जरा, ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि सुनिए, अगर आपने n में डाल दिया 2, सपोज n में 2 डाला, अरे डालेंगे ना, क्योंकि n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो n में 2 डालेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 लैम्डा आ जाएगा। तो 1 लैम्डा में थोड़ी ना डार्क मिलने वाला है भाई, 1 लैम्डा के फर्क से तो आपको ब्राइट ही मिलता था ना। तो ये तरीका लिखने का गलत है। तो आधा वेवलेंथ लिखना हो, 1.5 वेवलेंथ लिखना हो, तो भैया यहाँ पे एक ऑड नंबर चाहिए, यहाँ पर ऑड नंबर चाहिए। यहाँ पे हमें n में हम भले 1 2 3 4 5 डालें, लेकिन हमें यहाँ पे ऑड नंबर बन के आना चाहिए। तो ऑड नंबर बनाने की रेसिपी क्या है, ऑड नंबर बनाने की रेसिपी क्या है। एक बच्चे ने फिर मुझे सजेस्ट किया सर इसको रिप्लेस कर दीजिए, n-1 कर दीजिए। ये भी गलत है, अरे ये भी गलत है। आप यहाँ पे n में 3 डाल के देखो, n में जब आप 3 डालोगे तो 3-1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 लैम्डा आ जाएगा। अरे भाई, तो ये भी ऑड नंबर बनाने की रेसिपी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर से आपका जो है आपको गलत चीजों के लिए गलत आंसर मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपने डाल दिया 3 तो ये कैंसिल हो गया और 1 लैम्डा आ गया, तो यानी 1 लैम्डा से आप कह रहे हो कि डार्क मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 1 लैम्डा से तो आपको ब्राइट मिलने वाला है, समझ रहे हैं। तो बेसिकली फिर ऑड नंबर बनाने की रेसिपी क्या है, तो सुनिए। पहले तो नंबर को इवन बनाइए। किसी भी नंबर को इवन कैसे बना सकते हैं, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे तो यहाँ पे फिर आप कुछ भी डालें, कोई भी ऑड नंबर डालें, इवन नंबर डालें, वो इवन हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पे इवन हो जाता है ना। अरे 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 14 हो जाता है, राइट। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया। तो इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, इवन बन गया। और वैसे ही 7 को, ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 हो गया, वो भी इवन बन गया। तो इवन नंबर बनाइए और इवन नंबर में से एक घटा दीजिए या फिर एक बढ़ा दीजिए, दैट्स इट, वही बन गया आपका ऑड नंबर। तो 2n-1 लेट से मैं ले लेता हूँ, 2n-1 लेते ही बेसिकली नंबर ऑड हो जाएगा। ठीक है, ऑड हो जाएगा हमेशा के लिए। तो देखिए, यहाँ पर n न लिख के बल्कि मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2n-1। तो मैं यहाँ पे लूंगा 2n-1, यहाँ पे मैं लूंगा 2n-1।
तो 2n-1 लेने से अब मैं n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके डाल सकता हूँ। n इक्वल्स टू जो है मैं डाल सकता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ले सकता हूँ। तो मुझे जो है बेसिकली यहाँ पर बराबर ऑड नंबर वेवलेंथ मिलेंगी। देखिए जैसे मैं n में डालता हूँ 1, n में मैं डालता हूँ 1, तो 2 1 क्या हो जाएगा 2, 2 - 1 क्या हो जाएगा 0, है ना। तो 0 लैम्डा बाई 2, एक सेकंड 2 1 2, 2 - 1 0 कैसे कह रहा हूँ, सॉरी 2 1 2, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, 1 लैम्डा बाई 2, तो 1 लैम्डा बाई 2 आ गया। भैया आधे आधे वेवलेंथ का जो डिफरेंस था उससे डार्क किया था ना, करेक्ट है। उसके बाद n में डालिए आप 2 डालिए, n में 2 डालिए, 2 2 4, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। तो भाई 3 लैम्डा बाई 2 मतलब 1.5 लैम्डा हो गया। तो 1.5 लैम्डा से आपको जो डिफरेंस था बराबर डार्क ही मिलता था, समझ रहे हैं, 1.5 लैम्डा के डिफरेंस से। वैसे ही फिर आप इसमें 3 डालिए, तो 2 3 6, 6 - 1 5, 5/2, 5 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, मतलब 2.5 लैम्डा हो गया। तो भाई बराबर है ना। तो मेरा परफेक्टली ऑड नंबर की रेसिपी से मैंने ऑड नंबर क्रिएट कर दिया और अब ये चीज फिट हो गई। अच्छा, अब n इक्वल टू 0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लेसन अगर मैंने n इक्वल टू 0 यहाँ पे डाल दिया तो मुझे नेगेटिव मिल जाएगा, मुझे नेगेटिव मिल जाएगा। n इक्वल टू 0 डालने पे नेगेटिव मिल जाएगा, और नेगेटिव मुझे चाहिए नहीं, बेसिकली वैल्यू नेगेटिव चाहिए नहीं। तो बस यही है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका फिजिकल मीनिंग अगर आप देखेंगे, ठीक है, नेगेटिव लैम्डा बाई 2 आ गया ना, तो उसका सिर्फ ये मतलब हो जाएगा कि चीज यहाँ पे नहीं, पॉइंट यहाँ पे नहीं, बल्कि यहाँ कहीं लिया गया है। अरे यहाँ कहीं लिया गया है, तो फिर क्या फिर S1P बड़ा हो जाएगा ना, S1P बड़ा हो जाएगा S2P से, समझ रहे हैं, S2P छोटा रहेगा, S1P लंबा रहेगा। तो बेसिकली सिर्फ इतना ही इसका मतलब है। तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, क्यों अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं। तो मैं बेसिकली नेगेटिव वैल्यूज ना आए, इसलिए मैं n को जो है 1 से चुनूंगा, n को 1 से चुनूंगा, n को 0 से नहीं चुनूंगा। अब बोलेंगे लेकिन सर कंफ्यूजन हो रहा है, हम कैसे याद रखेंगे यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है। अरे तो भाई दिमाग लगाइए, सुनिए दिमाग लगाइए। आप आप अच्छा, आप ये भी बोल सकते थे कि सर आप एक काम करो ना, चुपचाप इसको 2n+1 लैम्डा बाई 2 ले लो, है ना, तो कहानी ही खत्म हो गई। n इक्वल टू 0 1 2 3 इधर भी आ जाएगा, n इक्वल टू 0 1 2 3 इधर भी है, इधर भी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर एक दूसरी तरीके की कंफ्यूजन अराइज हो जाएगा। वो कंफ्यूजन ये है, देखो सुनो, यहाँ पे मैंने n इक्वल टू 0 डालना, तो अब ये 0 है ना, मेरा नंबर ऑफ मिनिमा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मतलब कौन सा वाला डार्क है उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। 0 डाल दिया तो 0 डार्क तो कोई होता ही नहीं, 0 डार्क होता ही नहीं। सेंटर में जो मिलता है ना उसी को हम लोग 0 ब्राइट या 0 डार्क कह सकते हैं, लेकिन सेंटर में तो हमेशा ब्राइट मिलता है, सेंटर में तो हमेशा ब्राइट मिलता है, डार्क तो मिलता नहीं है। तो भाई 0 नाम का तो कोई डार्क ही नहीं है, और 0 डाल के आप हाफ लैम्डा लेके आ रहे हैं, तो कोई मतलब एक फिट बैठ नहीं रहा है, मैथमेटिकल अच्छा नहीं लग रहा है। ये रॉन्ग नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है, बट इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है ना। फिर इसको सोचने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है कि ये एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। तो ये लेना ही बेहतर है, ये लेना ही बेहतर है, क्योंकि देखो सुनो, इसमें जब मैं 1 डालता हूँ ना तो मुझे क्या आता है, आधा लैम्डा आता है ना। 1 डालता हूँ, 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ n में, मुझे आधा लैम्डा आता है। तो भाई सही बात है ना, पहला मिनिमा बनने के लिए, पहला डार्क बनने के लिए आधे लैम्डा से ही तो बनता है। आधा लैम्डा का फर्क होगा तभी तो पहला मिनिमा बनेगा ना। जब 1.5 लैम्डा का फर्क होगा तो सेकंड मिनिमा बनेगा। तो ठीक है, 2 डाल के देखिए, इसमें 2 डाल के देखिए, तो आपको आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, यानी कि 1.5 लैम्डा। तो भैया सेकंड मिनिमा 1.5 लैम्डा से ही तो बनता है। तो ये काफी अच्छी थियरी बैठ रही है यहाँ पे, वरना 2n+1 लैम्डा बाई 2 रॉन्ग नहीं है, वो भी करेक्ट है, ये चीज भी करेक्ट है, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। लेकिन बेहतर तरीका तो यही होगा कि आप 2n-1 लैम्डा बाई 2 ले लें और चुपचाप n इक्वल टू 1 2 3 से स्टार्ट करें, क्योंकि वैसे भी 0 नाम का तो कोई डार्क स्पॉट होता ही नहीं है, ब्राइट में 0 से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली हम जो है 0 से वहां से ले सकते हैं। तो ब्राइट के लिए इसको 0 बोल देंगे, फिर यहाँ पे डार्क आएगा, फिर वापस से ब्राइट आ जाएगा फर्स्ट वाला, तो ये फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट ब्राइट, फिर बाद में सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, है ना। इस तरीके से चीजें आती चली जाएंगी और ये 0 ब्राइट है ना। फिर यहाँ पे वापस से 1 डार्क है, फिर यहाँ पे 1 ब्राइट है ना, फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, इस तरीके से चीजें होती चली जाएंगी। तो आपको आई होप की चीजें समझ में आ रही है कि किस तरीके से हमने नेमिंग की है। अरे हम नेमिंग ऐसे कर रहे हैं कि हमारा जो n है ना, n वो सिर्फ एक नंबर ना हो, बल्कि नंबर ऑफ मिनिमा हो, सिर्फ एक नंबर मात्र ना हो, सिर्फ एक इंटीजर ना हो, बल्कि वो रिप्रेजेंट करे कि कौन से मिनिमा या कौन से मैक्सिमा की बात की जा रही है। तो बेसिकली जब आप n यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 लैम्डा, हाँ तो भैया फर्स्ट वाला, जब n की वैल्यू 1 डालेंगे तो फर्स्ट वाला जो है मैक्सिमा आपको मिलेगा। अरे एक वेवलेंथ के फर्क से ही तो फर्स्ट वाला ब्राइट आता है ना, 0 वेवलेंथ के फर्क से जो है बीच वाला ब्राइट आता है, 2 वेवलेंथ के फर्क से सेकंड वाला ब्राइट आता है, राइट। तो बिल्कुल ये नंबर सिर्फ एक सादा इंटीजर ही नहीं, बल्कि ये करस्पॉन्ड कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज को, किस चीज को, ब्राइट और डार्क के नंबर को, कि कौन सा वाला ब्राइट कौन सा डार्क की बात चल रही है। तो दिस इज अ बेटर वर्जन, ठीक है। तो 2n+1 इज इक्वली गुड, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, तो कभी कभी कन्वीनियंस के ऊपर भी हमें खेलना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये चीज समझ में आ रही है कि S2P-S1P इज दिस थिंग।
आई होप कि आपको समझ में आए। अच्छा, बाय द वे, अगर बेसिकली मैं इसे देखूं, सुनिए, अगर इसका नाम डी है तो इसका और इसका एंगल जो है वो थीटा है, सपोज इसका एंगल जो है थीटा है। अरे एंगल कुछ तो होगा ना भाई, तो ये थीटा है एंगल, तो क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ डी साइन थीटा? हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ, डी साइन थीटा भी कह सकता हूँ। तो बेसिकली से डी साइन थीटा कह सकते हैं। अरे भैया ये क्या है, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो डी साइन थीटा, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, डी इज द हाइपोटेन्यूज, तो बेसिकली हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। आई होप कि आपको ये बेसिक बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये है, एक सेकेंड, ठीक है, दिस इज थीटा, तो दिस इज डी साइन थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो ब्राइट के लिए फिर से कंडीशन लिख सकता हूँ, डी साइन थीटा इज एन लैम्डा। अच्छा देखिए, सुनिए, अभी बेसिकली यहाँ पे हमें थोड़ी सिमेट्री नहीं लग रही है, तो थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए कभी कभार हमें करना पड़ता है। यहाँ पे मैं लैम्डा बाई 2 कर देता हूँ और यहाँ पे 2n कर देता हूँ, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अरे 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बात है कि वही एन लैम्डा ही है वो, लेकिन सब क्या हो गया ना, देखिए खूबसूरत हो गया। मतलब E1 मल्टीपल, E1 ये एक इवन नंबर है ना, ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो बेसिकली E1 मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा, E1 मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा गिव्स मी ब्राइट, odd multiple of half lambda gives me dark. So even multiple of half lambda gives me bright, odd multiple of half lambda gives me dark. समझ रहे हैं? तो अब ये कहना भी आसान हो गया। तो बेसिकली अगर d sin थीटा 2n लैम्डा बाई 2 जितना रहा तो ब्राइट मिलेगा, और अगर d sin थीटा इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 रहा तो मुझे डार्क मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये ब्राइट, ये डार्क, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है। डी एन साइन थीटा इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2, तो ये हो जाएगा ब्राइट, अरे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लैम्डा ही लिख दिया, वो आएगा, ठीक है। और ये डार्क, तो ब्राइट और डार्क की कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब हमें आगे थोड़ा डेरिवेशन करना है, हमें साइन थीटा को हटाना है, ये जो थीटा का डिपेंडेंस है ना, हमें इसे हटाना है, हमें इसे हटाना है। सुनो, बेसिकली ये थीटा कौन मेजर करते बैठेगा? अरे आप मेजर करेंगे क्या बार बार, आपको ज्योमेट्री सॉल्व करना है इसको? नहीं, हमें प्योर मैथमेटिक्स से, नॉर्मल एरिथमेटिक्स से सॉल्व करना है। तो बेसिकली उसके लिए हमें ये थीटा को गायब करना है, तो हम कैसे गायब करेंगे? साइन थीटा को हटा देना। तो बेसिकली जो तरीका मुझे अच्छा लगता है ना, बेसिकली वो तरीका ये है कि आप इस सेंटर से, इस आधे स्लिट में से, यहाँ से ना उधर जाके एक लाइन बनाए, पॉइंट पी तक की लाइन बनाए। थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी है, ठीक है, चलिए पॉइंट पी तक एक लाइन बना दी। तो बेसिकली ये एंगल भी फिर थीटा कहलाएगा। अरे प्लेन ज्योमेट्री है यार, ये है ना, समझ लो, ये जो एंगल आएगा ना, ये भी थीटा आएगा, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा आएगा। अभी अभी ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, प्लीज तुम लोग खुद समझो कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा कैसा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो थीटा है ये आपको मिल गया। अच्छा ओके, अच्छा, तो बेसिकली अब ध्यान से मेरी बात जरा सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि व्हाट विल बी tan थीटा, व्हाट विल बी tan थीटा, tan थीटा विल बी व्हाट। तो देखिए मैं आपको मेथड 1 बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, मेथड 1 ऑफ सॉल्विंग, इसके आगे का मेथड 1 बता रहा हूँ, ठीक है। ओह ठीक है, तो इसके आगे का मैं आपको मेथड 1 बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो मेथड 1 से हम कर रहे हैं, मेथड 1 से हम इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं, डी साइन थीटा को हटा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा विल बी, फ्रॉम द फिगर, tan थीटा विल बी opposite upon adjacent, so it will be x by d, right? So it will be x by d। और इसमें वेरी केयरफुली, अगर आपको है ना थोड़ी सच्चाई अगर पता है, अगर आपको थोड़ी सच्चाई पता है तो एक सेकंड, फ्रॉम फिगर कौन सा, यूजिंग ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल इस्तेमाल कर रहे हो भाई? तो यू आर यूजिंग, एक सेकंड, इसका नाम रखा नहीं ना मैंने, इसका नाम लेट्स से एन है, एन, ठीक है। सेंटर का नाम एन रख देते ना, अरे बाबा स्लिट के बीच में, ठीक है, एन रख देते हैं। तो बेसिकली ट्राइंगल एनपीओ, ट्राइंगल एनपीओ, तो यूजिंग ट्राइंगल एनपीओ। तो अगर आपको ये बात पता है कि बेसिकली इंटरफेरेंस के बारे में, मैं आपको इंटरफेरेंस की रियलिटी बताता हूँ। ये जो डी आपको दिख रहा है ना, इतना बड़ा सा, इतना बड़ा होता ही नहीं, ये बेसिकली है ना कितना छोटा होता है मालूम है? इट इज लेस देन अ मिलीमीटर, इट इज इवन समटाइम्स लेस देन अ टेंथ ऑफ अ मिलीमीटर। बहुत ही बारीक होता है, ये जो गैप होता है ना दो स्लिट्स के बीच में, इट इज लेस देन अ टेंथ ऑफ अ मिलीमीटर समटाइम्स, और समटाइम्स इट इज इन बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर एट द मैक्स। इससे ऊपर तो होता ही नहीं है इंटरफेरेंस के लिए, नहीं देखने को मिलता है फिर इंटरफेरेंस, ठीक है। तो कांस्टेंट इल्यूमिनेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट इल्यूमिनेशन मिल जाता है, इंटरफेरेंस नहीं देखने मिलता। तो इंटरफेरेंस देखना, तो यहाँ पे गैप जो है बेसिकली आपको कम से कम रखना होगा, और ये गैप जो है हम लोग मिलीमीटर में रखते हैं, मिलीमीटर से भी कम में रखते हैं।
तो अगर ये चीज मिलीमीटर से भी कम है, अरे मिलीमीटर इमेजिन कीजिए, आपका जो स्केल होता है, रूलर होता है नॉर्मल वाला, उसमें जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, उसका जो 10वां हिस्सा होता है, 10वां हिस्सा, बेसिकली दैट इज अ मिलीमीटर। समझ रहे, इमेजिन कर, उससे भी छोटा गैप है दो स्लिट्स के बीच में, तो इतना छोटा हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, और यहाँ से स्क्रीन का जो गैप होता है वो कितना होता है? अरे कभी होता है वो 40 सेंटीमीटर, कभी होता है 20 सेंटीमीटर, कभी होता है 50 सेंटीमीटर। तो भाई 1 मिलीमीटर से भी छोटी चीज के सामने ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है 40-50 सेंटीमीटर का, तो इनफाइनाइट जैसा हो गया। अरे बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया भाई, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, इनफाइनाइट जैसा हो गया ना। अरे कहाँ पे 40 सेंटीमीटर, यानी कि 400 मिलीमीटर। सोच रहे हैं 40 सेंटीमीटर क्या होता है? 40 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? 400 मिलीमीटर। कहाँ 400 मिलीमीटर, और कहाँ पे ये सिर्फ 1 मिलीमीटर से भी कम। तो ये जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस की तरह हो गया। अच्छा, पैटर्न कितनी जगह में बनता है? ये जो मैंने इतना दूर बताया ना, ये सिर्फ बनाने के लिए एग्जैजरेट किया फिगर को, एग्जैजरेट एकदम बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली इसको बड़ा चढ़ा के दिखाया है, ऐसा नहीं है। पैटर्न जो मिलता है ना आपको, बहुत ही छोटी जगह में मिलता है, बहुत ही छोटी जगह में, मुश्किल से 1 या 2 सेंटीमीटर के अंदर समा जाता है। पूरा पैटर्न 1 या 2 सेंटीमीटर के अंदर समा जाता है, 1 या 2 सेंटीमीटर के अंदर समा जाता है पूरा पैटर्न, सारे के सारे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क इसी में समा जाते हैं 1-2 सेंटीमीटर के अंदर। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, सुनिए, इसका क्या मतलब हुआ कि यहां से निकलने वाली हर रे ऑलमोस्ट पैरेलल चल रही है ना पैटर्न बनाने के लिए। अरे पैटर्न बनाने वाली जो रेज हैं, दे आर ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग पैरेलल टू ईच अदर। अरे क्योंकि अब सोचिए, निकल रहा है इतनी छोटी सी जगह में, और इतना दूर जाके इतनी छोटी जगह में बन रहा है। तो ये पैटर्न बनाने वाली जो हर रे है, मैं दूसरी रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अरे पैटर्न बनाने वाली हर रे की मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो रेज निकल रही है ना, ये जो रेज निकल रही है, बेसिकली दे आर ऑल approximately of the same size and they are all approximately of the same they are all having they are all traveling parallel to each other, सब पैरेलल चल रही है। तो आप बोलेंगे सर पैटर्न इतने में क्यों बन गया, यहाँ क्यों नहीं बना? चलिए ठीक है, वो भी समझा देता हूँ। लिसन 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 वेरी केयरफुल। तो बेसिकली होता ये है ना कि लाइट जो इस स्लिट से, समझो कि 2 स्लिट बनाता हूँ, इतनी छोटी जगह में 2 स्लिट बनाता हूँ, तो एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है। तो भाई लाइट तो बेसिकली निकलने को कहीं भी जाएगी, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लाइट तो कहीं भी जाएगी, लाइट कहीं भी जाएगी, इस बंदे की भी लाइट कहीं भी जाएगी। लेकिन 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 सुनिए, ये जो ओवरलैप होता है ना, ओवरलैप से इंटरफेरेंस बनता है। तो ये लाइट कहीं और चली गई तो उसका इंटरफेरेंस नहीं बनेगा, इसका इंटरफेरेंस नहीं बनेगा। इसको समझिए, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि इंटरफेरेंस बनता ओवरलैप से है। एक सेकंड, तो मान लेते हैं कि इस स्लिट ने जो लाइट फेंका, जो कि काफी हाईली कॉलिमेटेड बीम है, तो वो यहां से यहां तक गई, ठीक है, ओके। वैसे इसने जो लाइट फेंका वो यहां और यहां तक गई, लाइक दिस, ठीक है। तो बेसिकली इंटरफेरेंस तो सिर्फ इधर दिखेगा ना, अरे इसका तो किसी से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो बेसिकली नहीं दिखेगा। आई होप कि आपको ये बातें थोड़ी समझ में आ रही हैं। ये मैंने बहुत ही क्रूडली समझाया है, बट इससे आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने जो इतना दूर दूर दिखाया ना पॉइंट पी, उतना दूर तो वो है ही नहीं, बल्कि बेसिकली वहां पे तो फ्रिंजेस ही नहीं है, फ्रिंजेस यहीं पे कहीं पे इतनी छोटी जगह में बन रही हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि सारी लाइट जो है ना इसी के अंदर, इसी एरिया के अंदर। तो जो सारी लाइट इसी एरिया के अंदर है, तो बेसिकली क्या होगा ये कि ये जो एंगल इतना बड़ा दिखाया ना थीटा, इतना बड़ा एंगल होगा ही नहीं, थीटा इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। अरे पॉइंट पी जब यहीं पर है तो एंगल भी तो छोटू सा होगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एंगल भी तो एकदम छोटू सा होगा। तो बेसिकली एंगल इज वेरी स्मॉल। जब एंगल बहुत ही छोटा सा है, आई कैन यूज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। सो इन रियलिटी theta is very small, so we can use what, using small angle approximation। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अगर आप यूज करते हैं बेसिकली, तो आपको क्या मिल जाएगा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करने से? tan थीटा, sin थीटा और थीटा सब सेम होता है। तो बेसिकली इसकी जो वैल्यू है x/d हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के मुताबिक tan थीटा, sin थीटा, थीटा सब सेम है। तो आप थीटा लिखें, sin थीटा लिखें, सब कुछ लिखें, तो आपको x/d मिलेगा। तो यानी कि यहाँ का जो sin थीटा है इसको मैं x/d से रिप्लेस कर सकता हूँ। सो therefore कंडीशंस आर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, मतलब ब्राइटनेस के लिए, इसको ब्राइटनेस को क्या बोलते हैं, ब्राइट पॉइंट को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन हो जाएगी
x small d by capital D equals to 2n lambda by 2 where n goes from 0 1 2 like this। एंड बेसिकली जो यहाँ पे डार्क है, डार्क या जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स ने अपने आप को आपस में डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है बेसिकली, तो इसके लिए आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी, एक्स डी बाई डी इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, जहाँ पे n जाता है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। तो क्योंकि tan थीटा sin थीटा बन सकता है ना, अरे tan थीटा x बाई डी था भाई, तो उसको मैंने sin थीटा इक्वल टू x बाई डी ले लिया और sin थीटा की जगह पे x बाई डी सब्स्टिट्यूट कर दिया, x बाई कैपिटल डी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो x स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया है। आई होप कि आपको समझ में आया। तो ये मेरा तरीका है, मेथड 1 है। अब मेथड 2 पे आते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक का तरीका है, जो कि नॉर्मली बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स जो है यूज करती हैं, लो लेवल की टेक्स्ट बुक्स, बेसिकली लो लेवल में जूनियर कॉलेज लेवल की टेक्स्ट बुक्स जो यूज करती हैं, वो तरीका मेथड 2 क्या है, ध्यान दे दीजिए। ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, बाय द वे, इस तरीके में जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी बातें कहीं tan थीटा वीटा निकाला, मैं सिंपली शुरू से ही tan थीटा नहीं लेके एक और तरीके से प्रूव कर सकता था। एक और तरीका है जो मेरे पास है, उसी को मान लीजिए कि ये ए तरीका है, वो बी तरीका है। तो मेथड ए में ये, मेथड 1A में मैंने ये कर दिया, मेथड 1B में मैं क्या करता पता है, मैं क्या देता कि थीटा छोटा होता है, थीटा छोटा होता है, तो ये जो PO दिख रही है ना, स्ट्रेट लाइन PO दिख रही है ना, ये दरअसल एक आर्क ऑफ द सर्कल है। अरे क्योंकि स्ट्रेट लाइन PO कैन बी मेड एज आर्क। अरे हम जब एकदम छोटी सी आर्क होती है, छोटी सी आर्क होती है, छोटी सी आर्क, तो हम उसे स्ट्रेट लाइन के बराबर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपको याद होगा, बहुत छोटी सी आर्क को हम लोग स्ट्रेट लाइन जैसा लेते हैं, कितनी बार करते हैं ऐसा अप्रोक्सीमेशन। तो मैं स्ट्रेट लाइन को आर्क मान लेता, और मैं स्ट्रेट लाइन को अगर आर्क मान लेता तो फिर मैं यूज करता एस इक्वल्स टू आर थीटा, एस इक्वल्स टू आर थीटा यूज करता। क्या मैं यूज करता? एस इक्वल्स टू आर थीटा। समझ रहे हैं? मैं एस इक्वल्स टू आर थीटा का इस्तेमाल करता, और अगर मैं एस इक्वल्स टू आर थीटा का इस्तेमाल करता तो मुझे क्या मिलता? ध्यान से सुनिए, एस इक्वल्स टू आर थीटा का इस्तेमाल करता तो आई वुड हैव गॉट थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर, और बेसिकली एस की वैल्यू क्या है? एक्स है, और आर की वैल्यू है डी। अरे मेरा यही रेडियस हो जाता ना बाबा, ये रेडियस हो जाता, ये भी रेडियस हो जाता, एक ही बात है। तो बेसिकली रेडियस मतलब ये आर, समझ रहे हैं? तो ये डी हो जाता है एक्स बाई डी, थीटा की वैल्यू एक्स बाई डी आती है, और क्योंकि स्मॉल एंगल था तो बेसिकली मैं क्या कर सकता था कि साइन थीटा को कह देता थीटा। अरे स्मॉल एंगल था, साइन थीटा को थीटा कह देता, और कह देता कि पीओ जो लाइन है, पीओ जो लाइन है, ये भाई एक स्मॉल लाइन है और ये एक आर्क है, और आर्क है तो ऐसे कुछ आर थीटा यूज करके मुझे ऑटोमेटिकली एक्स बाई कैपिटल डी आ जाता है। समझ रहे हैं? आई होप कि आपको ये सारी बातें बेजे में घुस रही हैं। तो फिर ये tan थीटा के रूट से जाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, tan थीटा का जो रूट मैंने लिया मुझे वहां से जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो बेसिकली कहानी एकदम सिंपल सी है। अच्छा, मेथड 1 मेरा हो गया, 1 का ए भी हो गया, 1 का बी भी हो गया। अब आते हैं मेथड 2 पर। मेथड 2 पर आ जाते हैं, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक्स मेथड इस्तेमाल करती हैं उस मेथड पे आया। तो भाई वो क्या इस्तेमाल करती है, ध्यान से सुनिएगा जरा। वो मेथड ये है कि S2P माइनस S1P हमको निकालना है, बराबर। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से पहले है ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सामने स्क्रीन पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप गिराते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया और इसका नाम दे देते हैं, लेट से एन नाम दे दिया, और इसका नहीं एन तो दे दिया ना मैंने पहले, चलो M1 और सॉरी M2 रखते हैं, इसका नाम M1 रखते हैं, बस थोड़ी सिमेट्री रहेगी बस, और कुछ नहीं। S1 M1 S2 M2, ठीक है। तो बेसिकली जो है इस तरीके से लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा जरा मेरी बात। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से क्या होता है कि अब हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल जाते हैं, दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स मिल जाते हैं। एक ट्राइंगल है S1P M1 और दूसरा है S2P M2, S2P M2। तो ऐसे दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स हमें मिल जाते हैं। तो मेथड 2 में यूजिंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल S1P M1 एंड ट्राइंगल S2P M2, वी गेट हमें क्या मिलता है, देखिएगा जरा। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है, सुनिए, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है, और बेसिकली हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा S2P का स्क्वायर, ठीक है, S2P का स्क्वायर मिलेगा, S2P का स्क्वायर, सुनिए, S2P का स्क्वायर, S2P दिख रही है ना, S2P यहाँ पे आपको, S2P का स्क्वायर जो होगा वो होगा
S2M2 स्क्वायर प्लस M2P स्क्वायर, ठीक है, S2M2 स्क्वायर प्लस M2P स्क्वायर, समझ रहे हैं? अरे यानी कि सिंपली डी स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर। ध्यान से मैं लिख रहा हूं S2P का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू एडिशन ऑफ साइड्स का स्क्वायर, ठीक है, एडिशन ऑफ साइड्स स्क्वायर। तो बेसिकली साइड्स कौन कौन सी हैं? एक तो है S2M2 और एक है M2P, ठीक है, ये हो गया। इससे आपको क्या मिलेगा? S2P की जो वैल्यू है वो तो एज इट इज S2P स्क्वायर रखना ही पड़ेगा एज इट इज। S2M2 की वैल्यू D है तो D स्क्वायर हो गया प्लस ये हो जाएगा x प्लस D/2 द होल स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ये D/2 कहां से है? तो बेसिकली ध्यान दीजिए PM2 निकालना है। अरे भाई तो x तो यही है, कहां से? P से O और फिर O से M2 क्या है? D/2 है। O से M क्या है? अरे O से M2 क्या है? D/2 है ना। अरे देखो इधर यार, ये हाफ है ना, इधर देखो लेफ्ट में, ठीक है। तो बेसिकली D का आधा, अरे ये पूरा D था तो भाई ये D का आधा होगा ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो भाई D का आधा, तो x में D का आधा जोड़ दीजिए, तो मतलब PO प्लस OM2, तो आपको ऐसे करके आधा जोड़ देना। आई होप कि आपके भेजे में ये बेसिक बातें घुस रही हैं। तो बेसिकली x प्लस D/2 का स्क्वायर। अब वैसे ही एक तो ये मिल गया हमको, दूसरा हमको जो दूसरा ट्राइंगल है उसमें से क्या मिलेगा? S1P का स्क्वायर इक्वल्स टू S1M1 का स्क्वायर प्लस M1P का स्क्वायर, ठीक है। तो S1P का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? S1M1 का स्क्वायर और OP का M1P का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, M1P का स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे तो आ जाएगा भैया एज इट इज S1P का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? हाँ, ये आ जाएगा D का स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का स्क्वायर। x माइनस D/2 का स्क्वायर कैसा है? तो ध्यान दीजिए, ये जो PM चाहिए ना आपको, अरे PM1 चाहिए ना, तो ये x जो होता है ना यहाँ से यहाँ तक x, उसमें से D/2 घटा के आएगा ना। अरे x जो है उसमें से भैया D/2 घटा के ही तो आएगा ना वो। समझ रहे हैं आप लोग ये बात को बहुत ही इजीली, है ना? तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो x में से D/2 घटाएंगे तब जाके वो आएगा, ठीक है, x में से माइनस करेंगे D/2 तब आएगा। तो बेसिकली ये आपको दो इक्वेशंस मिल गई हैं, 1 एंड 2 मिल गई हैं, ठीक है, समझ लीजिए, मतलब रोमन 1 एंड रोमन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल्स टू D तो कैंसिल ही हो जाएगा सीधा D स्क्वायर। और अब ये चीजों का सब्ट्रैक्शन होगा, है ना, तो ये होगा x प्लस D/2 द होल स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 द होल स्क्वायर, करेक्ट है? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना भाई, तो इसलिए बीच में ये माइनस आया है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे भाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A माइनस B इंटू A प्लस B। चलो राइट साइड पे क्या आ रहा है? तो x स्क्वायर प्लस 2xD/2 बराबर प्लस D स्क्वायर बाई 4। अरे करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है भाई? करेक्ट है ना, A प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई किया है, ठीक है। तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस करके x स्क्वायर माइनस 2xD/2 प्लस D स्क्वायर बाई 4, है ना, A माइनस बी द होल स्क्वायर यूज किया है, तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला यूज किया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x स्क्वायर है ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल, और D स्क्वायर बाई 4 भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, ठीक है, ये कैंसिल होगा। तो ऐड क्या होगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अरे क्योंकि बीच में माइनस प्लस हो गया ना, तो भाई दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4xD/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे है S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P इक्वल्स टू 4xD/2, यानी कि ये हो जाएगा 2xD हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा अब हमें चाहिए क्या था? ये चाहिए था कि ये चाहिए था? अरे भाई हमें ये चाहिए था S2P माइनस S1P, उसको उधर ही रखिए। तो S2P माइनस S1P इक्वल्स टू 2xD रख दीजिए, नीचे ले जाइए S2P प्लस S1P प्लस S1P। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरफेरेंस की सच्चाई क्या है। इन रियलिटी पॉइंट P इज वेरी क्लोज टू O,
पॉइंट पी ओ के क्लोज होता है, पॉइंट पी इतना दूर नहीं होता, यहीं पे कहीं पे इंटरफेरेंस हो रहा है, इतनी सी जगह में इंटरफेरेंस हो रहा है। अरे यही कहा था ना मैंने। तो भाई बेसिकली जब इतनी सी जगह में इंटरफेरेंस हो रहा है तो यानी कि जो हर रे है अप्रोक्सीमेटली सेम साइज की है, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज की है, हर रे निकलने वाली हर रे अप्रोक्सीमेटली सेम साइज की है, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज की है। तो बेसिकली हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें लिख देना है कि S2P is nearly equals to S1P is nearly equals to D। क्यों क्यों सुनो, इधर देखो, S1P अगर एक रे है, S2P अगर एक रे है, और और ये NO ये भी तो एक रे है ना, NO भी तो एक रे है ना। अरे मतलब S1M1 बेसिकली, S2M2 ये भी तो रे है ना। अरे NO तो मैंने सिर्फ खाली D लेना है यूज करना इसलिए बताया, बट देखा जाए तो S1M1 भी तो एक रे है ना, S2M2 भी तो एक रे है ना। आखिर जो रे निकल रही है S1 से और स्क्रीन पे पहुंच रही है ना, पॉइंट M1 या M2 पे, समझ रहे हैं। S1 से निकल के एक रे पहुंच रही है, S2 से पहुंच रही है, ये भी तो रे है ना। ये सब रेज हैं यार, ये सब रेज है। और मैंने क्या बताया, इतना दूर दूर तक कुछ होता नहीं है, सब कुछ होता है इसी छोटी सी जगह में। तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ इक्वल है, तो ये सारी रेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ये सारी रेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एक्जैक्टली इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो बेसिकली जब मैं एडिशन करूंगा तो भैया 100 और 100 अगर कोई चीज है मेरे पास, 100 या 101 है, 100 और 101 है तो मैं उसको 200 लिख सकता हूँ। अरे अगर ये 100 और 101 है तो 102 मतलब 200 लिख सकता हूँ ना, 201 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो, अरे अगर ये 98 है और ये 99 है तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली इसको भी 200 बोल सकता हूँ। समझ रहे हैं आप लोग, मुझे एकदम एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो भैया ये और ये जब ऐड करेंगे तो 2D आएगा ना फिर, क्योंकि ये भी D है ये भी D है तो 2D आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा S2P माइनस S1P इक्वल्स टू 2xg अपॉन 2D। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है भाई, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि S2P माइनस S1P फिर से आपका xd/d आ गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस बेसिक थिंग? तो आपको xd/d आ गया। तो हमें यही तो ऑब्टेन करना था ना, तो हमने बड़े लंबे चौड़े प्रोसीजर से किया है। अब आप बोलेंगे सर अगर ये दोनों बराबर ही थे तो इसको सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर दिया? अरे सुनो, सब्ट्रैक्शन में ऐसा मत करो, इक्वल ले लोगे तो यही जीरो हो जाएगा, फिर तो आपको कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं मिल रहा है ना। अरे भले ही वो कितना भी छोटा गैप हो, ये 100 और ये 98 है, ठीक है, लेकिन दो का गैप वो इंपॉर्टेंट है ना, वो तो नॉन जीरो गैप है ना। अरे भाई एडिशन में आप कर सकते हैं कि आप जब इसको 100 को 102 से ऐड कर रहे हैं तो वहां पे 2 इग्नोर कर सकते हैं और 202 बोलने के बजाय 2 हटा के सिर्फ 200 बोल सकते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन में तो ये दोनों एकदम ऐसी चीजें हैं कि बेसिकली आपको कंपैरेबल वैल्यूज हैं ये, तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो भी इसका रिजल्ट होगा ना वो लिखना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन में आप ऐसा नहीं कर सकते। एडिशन में आप कर सकते हैं कि आप 202 लिखने के बजाय या 201 लिखने के बजाय 200 लिख दें, ठीक है, क्योंकि 200 के सामने 1 या 2 छोटा है, लेकिन 100 के सामने 98 छोटा नहीं है, तो जो भी डिफरेंस है वो आपको लिखना पड़ेगा। अरे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इससे मैं इससे बेहतर और वर्ड्स में डाल नहीं पा रहा हूँ, बट आप समझिए कि सब्ट्रैक्शन के टाइम पे ऐसा मत कर देना, ठीक है। एडिशन के टाइम पे ऐसा कर सकते हैं। हाँ, सब्ट्रैक्शन में हम ऐसा करते हैं कि 100 में से अगर 1 निकालना है तो हम कह देते हैं कि भाई 99 नहीं, 99 नहीं, इसको ही 100 कह देते हैं, इग्नोर करते हैं 1 को। तो यहाँ पे क्योंकि कंपेरेबल वैल्यूज नहीं है तब ऐसा करते हैं, बट जब कंपेरेबल वैल्यूज रहती हैं तो बेसिकली हमें जो भी आता है डिफरेंस वो लिखना ही होता है। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स सब समझिए। तो हमें S2P और S1P को एक्टिविटी आ गया, तो बस हमारी फिर से वही कहानी हो गई। हमने डेरिवेशन को यहाँ पे छोड़ा था, है ना, यहाँ पे छोड़ा था। तो इसी के आगे हमने क्या किया, S2P और S1P को जो है मतलब सब्ट्रैक्ट करके हमने ऑब्टेन कर लिया कि xd/d है। तो वापस से कंडीशन ब्राइट के लिए बन चुकी है, xd/d या फिर S2P माइनस S1P या फिर d sin थीटा हो सकता है 2n λ/2 के बराबर हो तो ब्राइट मिलेगा। और वैसे ही डार्क के लिए क्या बनेगा, xd/d इक्वल्स टू S2P माइनस S1P इक्वल्स टू d sin थीटा इक्वल्स टू 2n -1 λ/2, जहाँ पे n 0 से शुरू होकर आगे जाता है और यहाँ पर जो है n 1 से शुरू होकर आगे जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपको जो है कंडीशंस मिल रही हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो ये ब्राइट एंड डार्क की कंडीशन हो गई। अच्छा, किसी ने पूछा कि फ्रिंज विड्थ क्या है, व्हाट इज अ फ्रिंज विड्थ, ठीक है। फ्रिंज विड्थ की तो किसी ने वैल्यू पूछा कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, यानी कि 2 ब्राइट के या 2 डार्क के बीच का गैप कितना होता है, अगर किसी ने आपसे ये पूछा। तो अगर किसी ने पूछा बेसिकली आपको कि फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ आप कैसे निकालेंगे, सुनिए। देखिए फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है, पहले तो आप एक स्क्रीन ले लीजिए ना, आप एक स्क्रीन ले लीजिए। इस स्क्रीन के ऊपर ये सेंटर ओ जो है ना, इसके ऊपर फ्रिंजेस बन रहे होंगे ब्राइट एंड डार्क। तो चलिए, तो बेसिकली ये वाला ब्राइट है, फिर बीच में एक डार्क है, फिर एक ब्राइट है, फिर एक बीच में एक डार्क है, ठीक है, इस तरीके से है। तो
मतलब ब्राइट डार्क ऐसे करके आपको चीज़ें मिल रही हैं। तो ये ब्राइट था, बीच में डार्क फिर ब्राइट, बीच में डार्क फिर ब्राइट, बीच में डार्क फिर ब्राइट, है ना? इस तरीके से आपको जो चीज़ें दोनों बाजू में मिलती रहेंगी, ठीक है? और बीच में मैं एक डार्क भी डाल देता हूँ, तो लेट्स से कि दिस इज डार्क, 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 ठीक है? तो इस तरीके से जो है आपको बीच में डार्क भी मिल जाएगा। तो ये हो गया ब्राइट और बाकी वो बीच में हो गया डार्क। तो दो ब्राइट के बीच का जो गैप है ना, उसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ। कोई भी दो ब्राइट के बीच का गैप, दैट इज अ फ्रिंज विड्थ, ठीक है? दैट इज अ कांस्टेंट गैप एंड दैट्स अ फ्रिंज विड्थ। तो बेसिकली वो फ्रिंज विड्थ हमको निकालना, हमको दो ब्राइट के बीच का गैप निकालना है, या फिर आप चाहें तो बेसिकली दो डार्क के बीच का गैप निकाल लीजिए। अब दो डार्क के बीच का गैप निकालिए, सो दैट इज ऑल्सो फ्रिंज विड्थ। वो सेम ही आता है, आप ब्राइट का निकालिए चाहे डार्क का निकालिए, वो सेम ही आने वाला है। तो एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पे ना ऐसा दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली ये जो गैप है दैट्स अ फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क, ठीक है? वैसे ही अगर ब्राइट का दिखाना है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दिस इज अ फ्रिंज विड्थ फॉर द ब्राइट, फ्रिंज विड्थ फॉर द ब्राइट, और वो बाद में सेम ही आने वाला है। सो लेट्स चेक। सो फ्रिंज विड्थ हम निकालने जा रहे हैं, फ्रिंज विड्थ निकालने जा रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, अभी आपको है ना ये फॉर्मूले का कुछ सिग्निफिकेंस समझ में आया कि नहीं? देखिए आपने ये फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस समझा कुछ, इसका सिग्निफिकेंस? देखिए इसमें आपके पास सब कुछ नोन है, सब कुछ नोन है, सिर्फ एक ही अननोन है, एक ही अननोन है। देखिए यहाँ पे ना किसी ने आपसे पूछा, सपोज आप किसी ने पूछा कि मैं येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम, येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम, दो स्लिट्स जो कि 1 मिलीमीटर दूरी पर हैं, और स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का गैप जो है 50 सेंटीमीटर है, उस पर फेंक रहा हूँ। ये लाइट कौन सी लाइट? 5893 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट फेंक रहा हूँ। तो भैया पहला मिनिमा कहाँ बनेगा, या पहला मैक्सिमा कहाँ बनेगा? लेट्स पहला मैक्सिमा कहाँ बनेगा? तो आप एक्स निकाल सकते हैं, उसने सब कुछ दे दिया आपको बोल दिया कि इतना वेवलेंथ की लाइट है और इतना डिस्टेंस दूर रखी हुई स्क्रीन स्लिट से, और स्लिट आपस में इतनी दूरी पर है, ठीक है? और पहला मैक्सिमा पूछ लिया, तो सब कुछ तो नोन है ना, सब कुछ दे दिया, तो आप एक्स निकाल सकते हैं कितनी दूरी पर। तो यानी कि जो सेंटर है, इस सेंटर से कितनी दूरी पर जाके आपको पहला वाला डार्क मिल रहा है, जहां भी मिले, तो बेसिकली आप बता पाएंगे। अच्छा अब दूसरी चीज सुनिए, एक सेकंड किधर चला गया? हाँ, दूसरी चीज ध्यान से सुनिए। दूसरी चीज ये है कि सपोज आपने इंटरफेरेंस किया, आपने इंटरफेरेंस कर डाला, स्क्रीन पे आपको बेसिकली पैटर्न दिख रहा है। तो आपको पहला वाला सपोज मैक्सिमा ले लेना है, पहला वाला ब्राइट ले लेना है, पहला वाला ब्राइट। गैप बिटवीन द स्क्रीन द स्लिट आपको पता ही है, आप ही ने रखा है। दो स्लिट के बीच का गैप आपको पता है क्योंकि आप ही ने कार्डबोर्ड पे ब्लेड मारा था कुछ दूरी पर, तो आप मेजर भी कर सकते हैं, वो बताए। और स्क्रीन पर जो पहला मैक्सिमा दिख रहा है ना, तो भैया आप स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट पेपर लगा के, ग्राफ पेपर लगा सकते हैं स्क्रीन पे, तो उस पर लगा के आप चेक कर लीजिए ना कि जो पहला ब्राइट है, सपोज ये पहला ब्राइट है, तो सेंटर से पहले ब्राइट का ये गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर है, हाफ सेंटीमीटर, मेजर कर लीजिए। तो अगर आपने ये मेजर कर लिया, एक्स भी मेजर कर लिया, और डी पहले से ही पता था, स्मॉल डी भी और कैपिटल डी भी सब कुछ पहले से पता था, तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई? अरे वेवलेंथ मिल जाएगा, समझ पा रहे हैं आप? आपको वेवलेंथ मिल जाएगा। तो बेसिकली इसी तरीके से ये वन ऑफ द मेथड्स है जिससे कि थॉमस यंग ने येलो लाइट का बेसिकली वेवलेंथ मेजर किया था, और उसको जो है 5893 एंगस्ट्रॉम आया था सोडियम सोर्स का इस्तेमाल करके। तो सोडियम सोर्स का उसने इस्तेमाल किया, और सोडियम सोर्स का इस्तेमाल करके मतलब सोडियम वेपर लैंप इस्तेमाल किया, और सोडियम वेपर लैंप से उसको ऑब्टेन हुआ 5893 एंगस्ट्रॉम, जो कि बहुत ही परफेक्ट वेवलेंथ है। और वो वेवलेंथ आज भी सही है, आज भी हमारे जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे हमको जो है सेम ही आंसर आता है। हाँ, हालांकि वो येलो लाइन को हमने जब और अच्छे इंस्ट्रूमेंट से देखा, मोर रेजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट से देखा, तो हमें दो येलो मिली। एक येलो एक्चुअल में है ना, वो दो येलो से जो कि बहुत नजदीक हैं उनसे बेसिकली मिलके बनती है। ये वाली होती है 5890 एंगस्ट्रॉम, और ये वाली होती है 5896 एंगस्ट्रॉम। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, प्लीज माइंड दिस, कि ये उस येलो की है जो सोडियम सोर्स से निकलती है, सोडियम के लैंप से निकलती है। तो इसका एवरेज फिर से क्या आ जाएगा? अरे इन दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा? वो यही वाला आ जाएगा, 5893 एंगस्ट्रॉम। थॉमस यंग ने आज से अप्रोक्सीमेटली 200 साल पहले कितना परफेक्टली चीजें मेजर की हैं इस चीज का इस्तेमाल करके। तो आप सोच रहे हैं कि साइंस में हम लोग जो है चीजें प्रेडिक्ट करते हैं, कैलकुलेशन से यूज इस्तेमाल करके ऑब्टेन कर लेते हैं, और बाद में जैसे जैसे जमाना बदलता है, एक्सपेरिमेंट्स और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, अच्छे होते जाते हैं, रिफाइंड होते जाते हैं, प्रिसाइज होते जाते हैं,
और फिर हम उस एक्सपेरिमेंट से फिर से उस थ्योरी को फिर से टेस्ट करते हैं, और जब वो थ्योरी हर टेस्ट पास कर लेती है तो वो थ्योरी एक फैक्ट की तरह काम करने लगती है। तो थ्योरी इज अ फैक्ट बेसिकली, जिसके पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं। चलिए ठीक है, एनीवे अभी इसको और डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फ्रिंज विड्थ मतलब जैसे कि सेकेंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट, या फिर nth ब्राइट माइनस क्या कह सकते हैं उसे, n-1 ब्राइट। समझ रहे हैं आप लोग? अरे भाई x4 लिया तो x3 लो। अरे क्योंकि दो कोई भी जो दो है कॉन्जिक्यूटिव वाले ब्राइट हैं, उनके बीच की गैप को तो फ्रिंज विड्थ कहेंगे ना। कॉन्जिक्यूटिव वाले ब्राइट, कहीं कहीं रिमोटली ब्राइट मत ले लेना, एक ब्राइट ये ले लिया एक ब्राइट उधर ले लिया, ऐसा नहीं। कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाला ब्राइट, तो ठीक है, उनके बीच का गैप लेना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि यहाँ पे करना है xn सब्ट्रैक्ट करके xn-1, ठीक है, आपको ऐसा करना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा xn की वैल्यू थी 2n लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये कैसा है, ये कैसा है, इधर देखो, इधर गया एक्स डी बाई डी का फॉर्मूला। हाँ, एक्स डी बाई डी इज 2n लैम्डा बाई 2, लेकिन मैं एक्स को एक साइड पे रख रहा हूँ ना, मैं एक्स को एक साइड पे रख रहा हूँ, तो ये d ऊपर चला जाएगा और वो d नीचे चला जाएगा। अरे हाँ के ना, ठीक है। तो बेसिकली xn की वैल्यू है 2n लैम्डा d बाई डी और अपॉन 2, माइनस करके जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा 2n-1। अरे n की जगह पे खाली n-1 उठा के डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा बाई 2 d बाई डी, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपको जो आने वाला है वो आने वाला है 2 कैंसिल 2 कैंसिल, ये तो हो ही जाता है अपना। और यहाँ पे आ जाता है लैम्डा d बाई डी, ये n है, और यहाँ पे -n+1 है ना। और -n+1, अरे आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये लैम्डा d बाई डी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। अरे खाली माइनस को अंदर ले लिया यार, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि मेरा क्या हो जा रहा है ना, हाँ ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अरे अच्छा, आपको ये अगर डायरेक्टली नहीं समझता तो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो n लैम्डा d बाई डी एक हो गया, फिर जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -n लैम्डा d बाई डी हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप जो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस लैम्डा d बाई डी हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो फ्रिंज विड्थ आ रही है ब्राइट के लिए, फ्रिंज विड्थ आ रही है ब्राइट के लिए, फ्रिंज विड्थ आ रही है ब्राइट के लिए, तो बेसिकली फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है, समझ में आया है, राइट। तो ये आ गया। वैसे डार्क के लिए निकाल लीजिए ना, डार्क के लिए भी चेक कर लीजिए। तो डार्क के लिए एक्स डैश ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा क्या था भाई, 2n लैम्डा बाई 2 तो नहीं था, एक सेकंड रुक करके, पहले तो xn-1, ठीक है। तो xn की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे था 2n-1 लैम्डा बाई 2 d बाई डी, करेक्ट करेक्ट ये था। और फिर सब्ट्रैक्ट करके था 2n-1 लैम्डा बाई 2 d बाई डी। अरे करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसी तरीके से था ना, है ना, इस तरीके से था, राइट। ये खाली n की जगह पे मैंने n-1 डाल दिया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो ये हो जाएगा डार्क के लिए। एक सेकेंड, इसको हम क्या करें, रुको रुको रुको, इसको इसकी तरह बनाने की कोशिश करता हूँ, तो पीछे दिया है। तो बेसिकली ये हो जाएगा, अंदर ले लो 2n-1 और लैम्डा डी बाई 2d, और फिर वापस अंदर ले लो, मतलब एक बार इससे मल्टीप्लाई करो फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, समझ रहे हो? अरे बाहर वाले को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस लैम्डा डी बाई 2d, ठीक है, करेक्ट है, इस तरीके से हो जाएगा, राइट है। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। अब बेसिकली ये हो रहा है 2n-1 लैम्डा बाई 2 d बाई डी माइनस, अंदर क्या आ रहा है भाई, तो अंदर वाले को और खोलना पड़ेगा, 2n लैम्डा d बाई 2d, करेक्ट, और माइनस 2 लैम्डा d बाई 2d, करेक्ट, और ये है लैम्डा d बाई 2d। अरे काफ़ी पेचीदा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इससे इजी मेथड भी हो सकता था, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ पहले ही कर दी, कोई बात नहीं, ये चलता है, थोड़ा सा कर लेंगे हम लोग, तो संभाल लेंगे, डोंट वरी, संभाल लेंगे। तो हमें क्या मिलने वाला है, ओके। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने क्या किया ना, ये अगला स्टेप खुद खोल ही दिया, देखो 2n लैम्डा डी बाई 2d, ठीक है। तो बेसिकली ये आ गया, और वैसे ही फिर इसको भी ओपन किया, इसको भी ओपन किया, तो बेसिकली लैम्डा डी बाई 2d आ गया, ठीक है।
यहाँ पर जो चीजें हैं, मतलब ये 2 कैंसिल हो गया तो एन लैम्डा डी बाई डी वो एज इट इज लिख दी विद द माइनस साइन, ठीक है, वो लिख दिया। उसके अलावा यहाँ पर माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस लैम्डा डी बाई डी लिख दिया, ठीक है। और फिर उसके अंदर माइनस और माइनस जो था प्लस, तो लैम्डा डी बाई 2d लिख दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हो गई तो आप देख सकते हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, राइट है। और बेसिकली ये वाला देखिए, ये और ये 2d कैंसिल होगा, ये हो जाएगा एन लैम्डा डी बाई डी, और ये क्या है एन लैम्डा डी बाई डी, तो भैया ये और ये भी तो कैंसिल होगा, तो सिर्फ बचेगा एंड में एक्स डैश इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आपको इन दी एंड यही आने वाला है। तो बेसिकली आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एग्जाम में आप करके दिखाएं ब्राइट वाले का और बाद में बोल देंगे सिमिलरली एक्स ऑफ डार्क, मतलब एक्स डैश इज ऑल्सो गोइंग टू बी लैम्डा डी बाई डी। तो ये था हमारा फ्रिंज विड्थ का बेसिकली फॉर्मूला। और आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से थॉमस यंग ने जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन वो रह गया कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसे क्यों कहा जा रहा है, मतलब ऐसे कि उसने कर दिया यंग ने, जो उसके नाम पे डबल स्लिट का नाम रख दिया गया। अरे डबल स्लिट तो कोई बड़ी चीज नहीं ना, वो तो कोई भी इंसान जो है बेसिकली मतलब यानी कि डबल स्लिट बना देगा एक कार्डबोर्ड में और वहां से लाइट पास करके इंटरफेरेंस करा देगा। नहीं, सुनिए, ये थॉमस यंग का नाम जो एसोसिएट किया गया, सॉरी, थॉमस यंग का नाम जो एसोसिएट किया गया है डबल स्लिट के साथ, उसके पीछे बहुत ही गहरा रीजन है, और वो रीजन है कोहेरेंस। जो उसने सोचा वो कोई और नहीं सोच पाया, कोहेरेंस की बात उससे पहले किसी ने नहीं सोचा, इसीलिए उसके नाम पे रखा गया। अब ये कोहेरेंस क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, तब जाकर आप थॉमस यंग को प्रॉपर्ली अप्रिशिएट